हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ से हम लोगों ने स्टेप 7 तक कर लिया था कंप्लीट। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद यहाँ से 10 पेज और बच रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो 5 आज करेंगे, 5 कल करेंगे और उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा तो रोज ही होता है लेकिन आज का और बड़ा होगा थोड़ा, 5-10 मिनट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, and we are going to start classification according to class interval. क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज डन विद डेटा। अच्छा, किसका क्लासिफिकेशन हम लोग एक बार स्टेप 7 वापस से देख ले रहे हैं। हम लोग थे डेटा एनालिसिस में या डेटा प्रोसेसिंग में थे। ठीक है, प्रोसेस के बाद कैसे एनालिसिस होगा वही हम लोग का कंटिन्यू हो रहा है अभी। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स। Classification is done with data relating to income, age, weight, tariff, etc. ठीक है, क्लासिफिकेशन कोई भी कैटेगरी का हो सकता है। टेबुलेशन मतलब टेबल फॉर्म, ए पार्ट ऑफ द टेक्निकल प्रोसीजर वेयर इन द क्लासिफाइड डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, क्लासिफाइड डेटा को जब हम लोग टेबल का फॉर्म में रखते तब उसको टेबुलेशन बोला जाता है। इट रिड्यूसेस एक्सप्लेनेटरी, फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर वेरियस स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन। एक टेबल में अरेंज करने से कंपेयर करने में इजी होता है, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन करने में भी इजी होता है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। ठीक है, सिंपल मतलब वन वे टेबल, एक ऐसा टेबल जहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है, और कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है। ठीक, टू वे टेबल और थ्री वे टेबल और एंड सो ऑन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा में। प्रोसेस ख़त्म हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ख़त्म हो गया, अभी है एनालिसिस ऑफ डेटा। इसमें क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, जो पढ़े थे बेसिक मीनिंग वही है, उसी टाइप का। क्वालिटेटिव में क्या होता है, इन्वॉल्व्स दिस स्टेप्स। आइडेंटिफाई द मेन थीम, मेन थीम क्या है जिसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड, असाइन कोड्स टू द मेन थीम्स। ठीक है, कोड्स से या एक फैशन फॉलो करना है, एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है, एक तरीका फॉलो करना है उस मेन थीम में, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है। क्लासीफाई रिस्पॉन्सेस अंडर द मेन थीम्स। ठीक है, रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंग टू द थीम। इंटीग्रेट थीम्स एंड रिस्पॉन्सेस इनटू टेक्स्ट ऑफ योर रिपोर्ट। इंटीग्रेट करना रिस्पॉन्सेस को और किसमें, इन द टेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट। तो ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का पार्ट हुआ। इसके बाद है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। इसमें एक है मैनुअल डेटा, दूसरा है डेटा एनालिसिस यूजिंग ए कंप्यूटर, जो मोस्टली फेमस है। मैनुअल में क्या है, कैन बी डन इफ़ द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इज स्मॉल एंड नॉट मेनी वेरिएबल्स टू एनालाइज। ज़्यादा वेरिएबल नहीं है और रिस्पोंडेंट मतलब जो पॉपुलेशन का जो सैंपल है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है। और कंप्यूटर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग SPSS है, एक्सेल है, ई व्यू सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सब के थ्रू एनालिसिस हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक इम्पोर्टेंट जगह पर आते हैं जिसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हम लोगों ने पहले समझा कि ये क्या है, एक एजुकेशनल गेस होता है। एजुकेशनल गेस, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन पैरामीटर का एक एग्जांपल हो जाएगा म्यू, और सैंपल स्टैटिस्टिक का एग्जांपल हो जाएगा एक्स बार। सेम सिग्मा, स्मॉल एस, सॉरी कैपिटल एस या फिर स्मॉल एस। द वैल्यू अज्यूम्ड अबाउट पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर। एक जो वैल्यू को हम लोग अज्यूम करते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना, ये पूरा गोल घेरा के अंदर, तो ये पूरा ही पॉपुलेशन पैरामीटर। एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड अबाउट दिस सैंपल टर्म्ड एज सैंपल स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो सैंपल सेलेक्ट किए वो सैंपल स्टैटिस्टिक हो गया। एग्जाम्पल, कोचिंग हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, एग्जाम्पल मेरा फेवरेट है कि कोचिंग का
पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के ऊपर। तो एक छोटा सा एग्जांपल से यहाँ पर समझेंगे कि मान लो कि नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स है 80, मतलब 80 नंबर में पासिंग मार्क्स है। तो हम लोग का H0 मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या था, नो डिफरेंस, नो या फिर नो डिफरेंस, ठीक है, मतलब इक्वल टू जो नंबर ऑफ पास करने का है वही हम लोग हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। और H1 मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब लेस देन ए, मोर देन, लेस देन या नॉट इक्वल टू 80 मार्क्स, या उससे ज़्यादा कम हो सकता है। जिसका मतलब बैठ रहा है कि इट मीन्स कोचिंग हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। आइदर लेस देन 80, मोर देन 80 है या फिर लेस देन 80 है, लेकिन इक्वल टू 80 नहीं है। ये हो गया हम लोग का अल्टरनेटिव। सैंपल में 40 स्टूडेंट्स लिए हैं। एक्सेप्टेंस रीजन जो है, जो हम लोगों ने बेल शिफ्ट का पढ़ा था, ये वाला चीज़, ठीक है, ये ऐसे करके जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था बेल शिफ्ट करके, तो एक्सेप्टेड रीजन है हम लोग का 77 से लेकर के 83 मार्क्स का। ठीक, अब लेस देन 77 और मोर देन 83, लेस देन 77 और मोर देन 83 अगर आ गया तो फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक्सेप्टेंस रीजन में यहाँ पर लिख दिया है 77 से 83 मार्क्स जिसका मतलब है कि H0 एक्सेप्ट, मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। और रिजेक्शन रीजन है लेस देन 77 मोर देन 83 मार्क्स, जिसका मतलब हो रहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो फेल टू रिजेक्ट हो। फेल टू रिजेक्ट बोलने का मतलब है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हम लोग यूज़ नहीं करते, वो सही टर्म नहीं है। सही टर्म है फेल टू रिजेक्ट। हमेशा यही चाहेंगे कि एक्सेप्टेंस रीजन में ही वो हम लोग का पड़े गेस। तो सिंपल है कि अगर मार्क्स जो है मोर देन 83 है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएगा, और लेस देन है तो नेगेटिव इम्पैक्ट बताएगा। दिस इज़ फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। तो यहाँ पर छोटा सा एक चार्ट है, इस चार्ट से हम लोग एरर के बारे में थोड़ा समझेंगे कि कुछ एरर्स भी हो सकते हैं टेक्निकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, ये जो एरिया दिखा रहा है यहाँ से लेकर के ये पार्ट, इसमें डिवीज़न किया हुआ है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर हम लोग मान रही है करेक्ट कंक्लूज़न। ठीक है, यहाँ पर जो निकल रहा है कंक्लूज़न वो करेक्ट माना जाएगा और यहाँ पर जो कंक्लूज़न निकल रहा है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक, अब इसमें दो एरर आता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर है कि रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, मतलब हम लोग का नल सही था लेकिन उसको फिर भी हम लोग रिजेक्ट कर दिए। ठीक है तब इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 एरर। जब हम लोग सही नल को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब H0 है वो सही था, ट्रू था, बट उसको रिजेक्ट कर दिए, तब वो टाइप 1 एरर में आ गया। ठीक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ H0 या फॉल्सिफिकेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। और टाइप 2 एरर में होता है कि जब हम लोग गलत, मतलब ठीक है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते। एक में क्या कर रहे हैं कि सही है गलत मान लिए, गलत है सही मान लिए, तो ये हो गया, मतलब सही गलत टाइप 1 एरर, गलत सही टाइप 2 एरर, सही गलत गलत सही, सही गलत गलत सही। ठीक है और ये दोनों में अगर नहीं पढ़ा तो कहाँ पढ़ेगा, इधर यहाँ पढ़ेगा या फिर यहाँ पढ़ेगा। यहाँ पढ़ने से करेक्ट है, फिर कोई गलती है नहीं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सैम्पल साइज या टेस्ट। ये सिंपल है, अगर सैम्पल साइज लेस देन 30 है तो टी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर सैम्पल साइज मोर देन 30 है तो जेड टेस्ट किया जाता है। इसमें भी कुछ और है, जो स्टैटिस्टिक्स जानते हैं वो पता होगा कि सिग्मा पता है कि नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन पता है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ फेमस टेस्ट है जिसमें दो टाइप है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट में मतलब वो है कि इज़ वन डेट मेक्स अजम्पशंस
अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर के रिगार्डिंग हम लोग अजम्पशंस इसमें अज्यूम बना रहे हैं। ठीक, एग्जांपल क्या है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, अनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज वन डेट मेक्स नो अजम्पशन, उसमें अजम्पशन बनाते हैं, इसमें अजम्पशन नहीं बनाते। अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, दिस टेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री बोलने मतलब है कि ये जो बेस शिफ्ट है इसका कोई कहानी यहाँ है ही नहीं। इन सच केसेस स्क्वेनेस एंड कार्थोसिस में डेविएट, ये स्क्वेनेस और कार्थोसिस क्या है मैंने आगे थोड़ा सा डिफाइन किया है, ये भी स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स है। ठीक है, अभी इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मे डेविएट ए लॉट फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या है इसको हम लोग आगे समझ लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, फ्राइडमैन टेस्ट, गुडमैन क्रस्काज गामा, मैन वाइटनी टेस्ट एंड स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पीवाईक्यू में भी आ चुका है। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल पर होता है, और नॉन पैरामेट्रिक इंटरवल एंड रेशियो स्केल पे होता है। ये छोटा सैंपल को यूज़ करता है या लार्ज सैंपल को यूज़ करता है। डेटा इसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पैरामेट्रिक में, और नॉन पैरामेट्रिक में ऐसे फिट किया जाता है अपने हिसाब से पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बना के। कैन बी यूज वेदर दी सैम्पल्स आर नॉट सिलेक्टेड रैंडमली, रैंडम सैंपल नहीं है तब इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर रैंडम सैंपल का होना ज़रूरी है। ये कम पावरफुल होता है, ठीक है, याद रखने का चीज़ कि पैरामेट्रिक टेस्ट कम पावरफुल होता है और नॉन पैरामेट्रिक ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें वेरिएबल्स ज़्यादा रिलायबल है वो चीज़। ये हम लोग आगे थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उससे पहले ये समझ लेते हैं, वेयर मीन मीडियन एंड मोड कैरी द सेम वैल्यू। ठीक है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, जब ऐसा हो तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेल शेप्ड का होता है जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो रिसर्चर ट्राई टू अचीव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स अस इन रेक्टिफाइंग मैनी एरर्स, एरर्स को रेक्टिफाई करने में हेल्प करते हैं, इसलिए रिसर्चर हमेशा चाहेगा कि जो उसका डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फोटो को, ये इमेज डायग्राम को अचीव कर दे। ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्वेनेस एंड कार्टोसिस, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है क्या ये स्क्वेनेस, ये किसी का नाम है। ठीक है, अब थोड़ा मीनिंग देखते हैं। shows how much the overall shape of a distribution deviates from the normal distribution, कि ओवरऑल शेप जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना दूर भाग रहा है, यही देखते हैं। इट मीन्स डिग्री ऑफ एसिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री, ये कितना सिमेट्रिक है, ठीक है, और कितना मतलब कितना बराबर है और कितना बराबर नहीं है। ठीक है। इसका अब तीन टाइप होता है। पहला तो यही नॉर्मल, नो स्क्वेनेस, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा जहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर होता है। अब आइदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है। ठीक, जहाँ पर मोड मीडियन मीन है, पॉजिटिव एसिमेट्री इसको बोला जाता है। ये 0 से लेकर के 3 का बीच में वेरी करता है, जिसमें मीन इज मोर देन मीडियन एंड मीडियन इज मोर देन मोड। उसका अपोजिट नेगेटिव एसिमेट्री, जहाँ पर -3 से लेकर के 0 तक के बीच में आता है स्क्वेनेस, और इसका उल्टा हो जाएगा, एकदम कॉन्ट्राडिक्टोरी मिरर है। मोड इज मोर देन मीडियन इज मोर देन मीन। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये मेरे को थोड़ा याद नहीं रहता है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है वो लेफ्ट से ज़्यादा ऊंचा रहता है और राइट में जाके गिर जाता है, और नेगेटिव है जो लेफ्ट में एकदम गिरा हुआ रहता है और राइट में जाके उड़ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर पी जैसा बना दिया है। ठीक है, पी, पी को अगर हम लोग इधर रोटेट करें तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको इसलिए ड्राइंग बना के सेम इसके जैसा दिखाने की कोशिश किया गया है। तो ये थे स्क्वेनस। अब आज का लास्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं थोड़ा कार्थोसिस। कार्थोसिस पे स्टेप 8 और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे यहाँ तक करके।
जैसे हम लोग का आज का कोटा कंप्लीट हो गया 4 पेज का, बट एक्स्ट्रा करें ताकि कल हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट हो सके। कर्टोसिस भी नाम है, मेजर्स द फ्लैटनेस ऑफ डेटा। ठीक है, कि डेटा हम लोग का कितना फ्लैट है। मेजर्स द टेल ऑफ डेटा, टेल कहाँ तक जा रहा है, वेदर इट इज़ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। ये इस तरह से होता है। ठीक है, देखने में ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा लग रहा है, बट डिफरेंस ये है कि जब डेटा एकदम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, 1 मिनट। ये जो ऐसे पूरा जा रहा है नीचे तक, और ये वाला जो है, ये लाइन जो जा रहा है, ठीक है, तो ये सबसे पीक पर जो पीकनेस, इसको ये भी बोलते हैं, कार्थोसेस जो है पीकनेस दिखाता है। तो सबसे ऊंचा जो होता है उसको बोलते हैं लेप्टोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वैल्यू मोर देन 3 होता है। ठीक है, ये कोई 0 भी अज्यूम करता है, कोई 3 भी अज्यूम करता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग या दोनों ही मिल जाएगा। हम यहाँ पर 3 अज्यूम किए वैल्यू। फिर नेक्स्ट आता है मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेप्टोकार्टिक से नीचे होता है। लास्ट में आता है प्लेटिकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेस देन 3 होता है, सबसे ज़्यादा फ्लैट यही होता है, ये वाला। उफ, ये वाला सबसे ज़्यादा फ्लैट यही होता है। ठीक है, यहाँ पर पेन से मेरा सही बना नहीं, इसलिए बेहतर यही कि जो पेंसिल से बना हुआ है उसी को आप देख के समझिए। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम लोग का स्टेप 7 एनालिसिस एंड प्रोसेस ऑफ डेटा कंप्लीट लास्ट स्टेप में आ गया है, जिसका नाम है स्टेप 8, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। अब कुछ नहीं, जब इतना माल मसाला तैयार किया, बस उसको रिपोर्ट में दिखाना है। द रिपोर्ट इन्फॉर्म्स द वर्ल्ड डेट व्हाट यू हैव डन, कि तुमने किया किया है। व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड, तुमने निकाला बनाया किया, डिस्कवर क्या किया। व्हाट कंक्लूजन यू हैव ड्रॉन, तुमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया फ्रॉम योर फाइंडिंग्स। तो ये लास्ट होता है स्टेप, जहाँ पर सब कुछ हम लोग दर्शा देते हैं। अब जो लास्ट चीज़ बच गया है एक रिसर्च है, वो है फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। ठीक, किस क्या फॉर्मेट है, क्या रेफरेंसिंग होता है। रेफरेंसिंग स्टाइल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स हाउ टू एक्नॉलेज द थॉट्स आइडियाज़ एंड वर्क ऑफ अदर्स इन अ पर्टिकुलर वे। एक्नॉलेजमेंट होता है कि हम कहीं से अगर कोई लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो उसका नाम हमको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उससे हमको आइडिया मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है। तो ये ऑनरेबल एक्नॉलेजमेंट होता है, किसका, थॉट्स का, आइडिया का, वर्क्स ऑफ अदर्स का। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फॉलोइंग सक्सेसफुल एकेडमिक राइटिंग में, अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म उसको बोलते हैं जब हम लोग बिना चीटिंग के, ठीक है, अगर कहीं से कोई वर्ड भी उठा रहे कि आर एस फॉलोज, तो ये भी प्लेगरिज्म में आ जाएगा। और अगर प्लेगरिज्म 10% से ज़्यादा रहा, मैंने थोड़ा सा वेरी करता है कि 10-12% से ज़्यादा रहा, तो जेल भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, रिसर्च कैंसिल भी हो सकता है, रिसर्च वर्क, और पीएचडी भी नहीं हो सकता। तो प्लेगरिज्म अवॉइड करना पड़ता है। एक रिसर्च में ईच एंड एवरी वर्ड खुद से लिखना पड़ता है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, देख के भी नहीं लिख सकते, सारा वर्ड खुद का होगा। फिर है की टू योर असाइनमेंट है रिसर्च। ठीक है, असाइनमेंट बन जाता है, रिसर्च हो जाता है, प्राउड फील होता है। दो कॉमनली यूज्ड गाइडलाइंस है इसमें, एमएलए एंड एपीए। एपीए सबसे ज़्यादा फेमस है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का फॉर्मेट, कि कैसे एक्नॉलेजमेंट देना है, कैसे रेफरेंसिंग देना है। ठीक है, और एमएलए का भी तरीका है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ये दोनों ज़्यादा फेमस है, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है एपीए का। कल अब हम लोग देखेंगे बिब्लियोग्राफी रेफरेंस लिस्ट, जो एपीए वाला है, एपीए को कैसे दिखाया जाता है और एमएलए को कैसे दिखाया जाता है। फिर अब हम लोग गूगल से ही देख लेंगे कुछ एक दो, क्या बोलते हैं, एग्जांपल्स। कल ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, फिर टर्म्स हैं, फिर डिसर्टेशन थीसिस का डिफरेंस, एप्लीकेशंस, रिसर्च एथिक्स, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको करके कल पूरा ख़त्म। टाटा, गुड बाय, गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, रात रात भर जागना पड़ता है, फिर अगला दिन लिखना पड़ता है, तब जाके ये मटेरियल रेडी होता है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।